हे एवरीवन, मैं मनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। इसके पहले लॉ ऑफ डिमांड पर पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, कौन सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड निर्भर करता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्या होता है, उसके क्या कारण हैं, और जब प्राइस ऑफ द क्वांटिटी में चेंज होता है या अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन, तो फिर उसका डिमांड पर क्या असर पड़ता है, ये हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। कौन सब वैसे प्रोडक्ट हैं या कारण हैं जिनके चलते किसी प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसके डिफरेंट डिग्रीज का, और हम लोग बात करेंगे इनकम के आधार पे जो गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, उसका करेंगे हम लोग। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इनकम के आधार पे हम गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इनकम के आधार पे हम गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, और दूसरा होता है इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स का क्या है, इनका इनकम से डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन रहता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी घटेगा। पॉजिटिव रिलेशन है विथ इनकम। और जो हमारे इन्फीरियर गुड्स हैं उनका क्या है, इनकम के साथ रिलेशन तो निगेटिव रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। जब इनकम बढ़ेगा तो उनका डिमांड घटेगा, और जब इनकम घटेगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा। जैसे अगर हम बात करें क्रीम मिल्क का, बात करें, हम बात करें फाइन राइस का, बात करें, और इधर हम बात करें टोन्ड मिल्क का, और हम बात करें कोर्स राइस का, तो हमें पता है कि क्रीम मिल्क फुल क्रीम मिल्क होता है, और एक टोन्ड मिल्क होता है जिसमें उसका क्रीम निकाला हुआ रहता है। फाइन राइस पतला चावल, कोर्स राइस मोटा चावल। तो अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम कोर्स राइस का कंजम्पशन कम करेंगे और फाइन राइस का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा इनकम घटेगा तो फाइन राइस को छोड़ के हम कोर्स राइस खाना शुरू कर देंगे। अगर इनकम हाई है तो क्रीम मिल्क लेंगे, और अगर इनकम लो है तो टोन्ड मिल्क लेंगे जिसमें से क्रीम निकाला हुआ है। अब ये इनकम लेवल पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स, एक पर्टिकुलर गुड्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए नॉर्मल गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है। जैसे कि अगर किसी के पास पंखा नहीं है तो पंखा ही उसके लिए नॉर्मल गुड्स है, इनकम बढ़ेगा तो पंखा खरीदेगा। अगर किसी के पास पंखा है तो कूलर उसका
नॉर्मल गुड्स हो गया। जिसके पास कूलर है उसके लिए एयर कंडीशनर नॉर्मल गुड्स हो गया। जिसके पास एयर कंडीशनर है उसके लिए कूलर इन्फीरियर गुड्स है। जिसके पास कूलर है उसके लिए फैन इन्फीरियर गुड्स है। तो ये गुड्स पर नहीं डिपेंड करता, एक ही गुड्स डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए नॉर्मल गुड्स हो सकता है, किसी के लिए इन्फीरियर गुड्स हो सकता है। तो ये जो नॉर्मल गुड्स होते हैं इनका इनकम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो इनका डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर इनका इनकम घटेगा तो इनका डिमांड भी घटेगा। इसीलिए नॉर्मल गुड्स का दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ इनकम से इनका पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। अब इन्फीरियर गुड्स का क्या है? अगर इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा, और अगर इनकम घटेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा। और इनका इनकम से क्या रिलेशन है? तो निगेटिव रिलेशनशिप विथ इनकम, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हमने देखा दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम से, और इन्फीरियर गुड का निगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम से। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कौन सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके की क्वांटिटी डिमांडेड पे इनकम का कोई असर, लॉ ऑफ डिमांड का कोई असर नहीं होता है। प्राइस के बढ़ने घटने से उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कोई असर नहीं पड़ता है। तो जैसे पहला हुआ नेसेसिटीज, जैसे कि सॉल्ट है। अभी कुछ दिन पहले मार्केट में एक रूमर आया था, इसके चलते लोगों ने सॉल्ट को 80, 90, 80, 90 रुपये किलो खरीदना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं 100 रुपये भी बिका था। दुकान से एक बार में लोग जाके 3 केजी 4 केजी खरीद रहे थे। तो अगर अभी नमक का दाम 20 रुपये है, हम 1 केजी कंज्यूम करते हैं, कल को अगर 100 रुपये हो जाए तो उसको हम घटा के 200 ग्राम नहीं कर सकते हैं, वो हमको 1 केजी लेना ही लेना है, नेसेसिटीज़ है। उसी तरह से कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट का पेशेंट है, या और इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें कि उसको रेगुलरली दवा खाना है, तो उस मेडिसिन के प्राइस में इंक्रीज से डिक्रीज से उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल का फीस भी है, जो कि हर एक साल सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज होता है, लेकिन उस इंक्रीज के चलते कोई भी बच्चा स्कूल से नाम नहीं कटाता है, बल्कि उसमें और एडमिशन ही होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम को अच्छी तरह पता लग जाएगा कि कौन सारे ऐसे नेसेसिटीज़ हैं। आप इसमें अपना और एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं जिसमें कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज होने का क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ता है, राइट। दूसरा है जो प्रेस्टीज गुड्स है। प्रेस्टीज गुड्स है जो प्रीमियम ब्रांड्स है, मर्सरीज कार है, रोलेक्स वॉच है, रेबॉन सनग्लासेस है। तो ये जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं ये मार्केट में इसलिए बिकते हैं कि इनका ये हाई एंड प्राइस के होते हैं, इनका प्राइस अपर रेंज में होता है। अगर कल को इनका प्राइस लोअर रेंज में हो जाए तो इनका ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये प्रेस्टीज गुड्स हैं, ये स्टेटस सिंबल है। अगर हमारे हाथ में रोलेक्स का वॉच है तो हम इसको अलग से ऐसे रखेंगे कि लोगों के नज़र में आए। अगर हमारे पास कोई
कॉस्टली मोबाइल फ़ोन है तो उसको हम जेब में नहीं रख के हाथ में रखते हैं, स्टेटस सिंबल है। जैसे बुलेट बाइक्स का बहुत आजकल सेल भर गया है, बहुत सारे लोग बुलेट बाइक्स पे आपको सड़क पे मिलेंगे, तो वो एक स्टेटस सिंबल है, प्रेस्टीज गुड्स है। लोग अपने प्रेस्टीज को उसके साथ अटैच करते हैं और प्राइस के बढ़ने का उनके क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं होता है। इसी से मिलता जुलता कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। अगर मैंने कोई अच्छा जैकेट पहना है, अगर मैंने कोई अच्छा घड़ी पहना है, अगर मेरे पास कोई कॉस्टली पेन है, तो हम लोग उसको देखकर हमसे पूछते हैं, अरे कैसा घड़ी है, कैसा पेन है, कहाँ से खरीदे हो, कितना दाम है। अगर लोग हमसे ऐसा क्योरी नहीं करते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो ये प्रेस्टीज गुड से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग इसको एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे गुड्स जिनका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जो इनके ओनर्स होते हैं, जो इनके पोसेसर होते हैं, जिनके पास ये होता है, वो उस गुड्स को हाईलाइट आगे करके रखते हैं कि लोग उसको देखें, उसके बारे में पूछें। तो ये हो गया। और चौथा जो इसका है वो है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या है? कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जिनका कि सर्टेन कंडीशंस में जिन पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होता है। जैसे कि कैंडल है, तो आज के डेट में कैंडल इंफीरियर गुड्स है। आज के डेट में कैंडल, मोमबत्ती इंफीरियर गुड्स है। लोग या तो इन्वर्टर रखते हैं, नहीं तो इमरजेंसी लाइट रखते हैं। मोमबत्ती बहुत ही अनकॉमन हो गया है, खास करके शहरों की अगर हम बात करें तो। गांव में भी लगभग जो डेवलप्ड विलेज हैं वहाँ भी यही सूरत है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपके शहर में अगले 2-3 दिन तक किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते, किसी नेचुरल कैलामिटी के चलते अगर 2-3 दिन पावर का आउटेज हो जाए, लाइन बिजली नहीं आए, तो आपका इन्वर्टर भी नहीं काम करेगा, आपका इमरजेंसी लाइट भी रिचार्ज नहीं होगा। उस केस में आपको मोमबत्ती खरीदने दुकान जाना होगा। और जब आप दुकान जाएंगे तो जिस दुकानदार से हम रोज़ सामान लेते हैं, वो 5 रुपये का मोमबत्ती हैं करते हुए कि सर इसका दाम बढ़ गया है, ये तो 5 रुपये का, लेकिन आज हम 10-20 रुपये में बेचेंगे। और उस सूरत में हमें 5 रुपये का मोमबत्ती 10-20-30 रुपया भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि जो क्राइसिस है वो कैसा है। अगर कहीं बार का इलाका है तो वहाँ माचिस, मैच बॉक्स, मोमबत्ती, इन सब पे प्रीमियम हो जाता है, राइट। तो ये जितने भी गुड्स हैं, ये इन्फीरियर गुड्स हैं, इनका इनकम से निगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में इन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो ऐसे इन्फीरियर गुड्स जिन पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होता है उसको गिफन गुड्स बोलते हैं। गिफन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जिसने इसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर इसको गिफन गुड्स क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने कहा कि सर्टेन इन्फीरियर गुड्स हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होता है, बाकी इन्फीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। तो इसका एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। जितने भी गिफन गुड्स होंगे वो इन्फीरियर गुड्स होंगे, बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। सारे इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी इन्फीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होता है, अधिकतर पे लागू होता है। जिन पे नहीं लागू होता है उसको हम गिफन गुड्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हो गया, जिसको कि जैसा कि अभी हमने देखा था एग्जाम्पल्स के थ्रू, एवरीडे लाइफ से जोड़ के आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपको ये याद रहने वाला है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड हमको ये तो बताता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, राइट। लेकिन प्राइस के कितने चेंज होने से, कितने बढ़ने घटने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर होगा, इसका एग्जैक्ट मेज़र हमको वो नहीं बताता है। उसका एग्जैक्ट मेज़र हमको वो नहीं बताता है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर नेसेसिटीज़ गुड्स है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने का। जैसे आलू प्याज है तो आलू प्याज हमारा स्टेपल डाइट है, हर एक खाने में उसका ऑलमोस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आलू प्याज का दाम 80, 90, 50, 60 भी हो जाए फिर भी उसके क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन अगर हरी सब्जी का प्राइस बहुत बढ़ जाए तो उस पर ज़्यादा असर होता है, लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हैं। सोयाबीन, चना, राजमा, सोचते हैं अरे चलो इतना कॉस्टली हरी सब्जी खरीदेंगे, अंडा नॉन वेज ही खा लेते हैं, तो लोग सब्स्टिट्यूट की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। तो अभी हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर ये बिल्कुल ही लागू नहीं होता है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर प्राइस चेंज का ज़्यादा असर पड़ता है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनका प्राइस पर कम असर पड़ता है। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके थ्रू हम लोग यही पता करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि कितना प्राइस घटने बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में कम या ज़्यादा क्या असर होगा, और इसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो अब इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह इसमें सिर्फ प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग ईडी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ईडी से डिनोट करते हैं। और इसको जो डिफाइन करते हैं वो एक रेशियो होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, लेट अस से प्रोडक्ट इज एक्स। तो अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में लेट अस एज्यूम कि 20% चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 20% ही होगा, या 20% से ज़्यादा होगा, या 20% से कम होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अभी हम बोलें कि कोई 4 आदमी बैठे हुए हों, अगर अभी हम बोलें कि हमको देख गरम लग रहा है, बुखार लग रहा है, तो ये वैसे कोरोना का टाइम है, लोग भाग कर भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में क्या होगा, नॉर्मल डेज में लोगों का जो पहला रिएक्शन होगा वो हमारा हाथ पल्स टच करके देखेंगे, हाथ ऐसे सर पे हाथ रखेंगे और तब वो पता करेंगे कि इसको बुखार है या नहीं। अगर बुखार नहीं है या कम बुखार है तो लोग बोलेंगे अरे हल्का बुखार है। अगर देह ज़्यादा गर्म है तो लोग तुरंत थर्मामीटर लगाएंगे और उस थर्मामीटर के थ्रू हम एग्जैक्ट टेम्परेचर अपना पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, वो हमको एग्जैक्ट मेजर देता है कि प्राइस के कितना बढ़ने घटने से क्वांटिटी डिमांडेड में कम या ज़्यादा या कोई असर नहीं हुआ है, ये हमको पता लगता है, राइट। अब इसको हम, ये एक फॉर्मूला हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो एक फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए ये हो गया कि ये क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज और प्राइस का चेंज, इसका हमको परसेंटेज चाहिए। दूसरा, तब हमारा जो फिगर्स होगा 1, 2, 3 वेरिएबल होगा, कोई 2 वेरिएबल दिया रहेगा, तीसरा वेरिएबल आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होगा जबकि हमारा फिगर
परसेंटेज में दिया रहे। अगर फिगर हमारा नंबर में दिया हुआ है तब हम कैसे डिराइव करेंगे? तो लेट ओरिजिनल प्राइस बी पी। ओरिजिनल प्राइस अगर पी है एंड चेंज्ड प्राइस is P1. Changed price is P1. Then change in price will be P1 minus P, and therefore percentage change in price will be P1 minus P divided by P into 100. Right? ठीक उसी तरह से हम क्वांटिटी के साथ करेंगे। लेट ओरिजिनल क्वांटिटी बी क्यू एंड चेंज्ड क्वांटिटी बी Q1. Changed in quantity will be Q1 minus Q, and therefore percentage change in quantity will be Q1 minus Q divided by Q into 100. अब ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे। इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे, तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ डालने पे हमें मिलेगा ED इक्वल टू Q1 minus Q by Q into 100 divided by P1 minus P divided by P into 100. अब ये 100 कैंसिल हो गया। Therefore ED इक्वल टू Q1 minus Q divided by Q into ये P ऊपर चला जाएगा, P डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा, P1 माइनस P। अब इस Q1 माइनस Q के बदले में हम चेंज इन क्वांटिटी लिख सकते हैं और P1 माइनस P के बदले में हम चेंज इन प्राइस लिख सकते हैं। तो दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q इनटू प्राइस, दिस इज चेंज इन प्राइस। अब जो चेंज है उसको एक तरफ ले आएंगे, तो ED इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर जो हमारा न्यूमेरिकल्स का फिगर डेटा है वो अगर नंबर में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये हमारा फिगर डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम इस फिगर को इस्तेमाल करेंगे। राइट? अब इसमें एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमेशा निगेटिव में आता है। इसका जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा हमको निगेटिव में मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हमको बताता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस है 5 और चेंज इन प्राइस है 8, तो ओरिजिनल क्वांटिटी प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। ओरिजिनल क्वांटिटी 20 है और चेंज इन क्वांटिटी 20 है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट जाएगा। अब अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो P1 माइनस P इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 होगा, और अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो Q1 माइनस Q इक्वल टू 20 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 5 होगा। तो अगर प्राइस पॉजिटिव है तो क्वांटिटी निगेटिव होगा, और दूसरे केस में अगर प्राइस पहले 8 था अब 5 हो गया, प्राइस घट गया, तो क्वांटिटी पहले 20 था अब 21 हो गया। इस केस में P1 माइनस P जो निकालेंगे वो 5 माइनस 8 होगा, तो प्राइस निगेटिव हो जाएगा और क्वांटिटी
पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस है, इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर प्राइस पॉजिटिव है तो क्वांटिटी निगेटिव होगा, अगर प्राइस निगेटिव है तो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। इसलिए ईडी का वैल्यू हमेशा निगेटिव में आता है। जैसा पहले बताए थे, इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमको सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि प्राइस ऑफ दी कमोडिटी और इट्स क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डिग्री क्या होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं जिन पर प्राइस चेंज का कोई असर नहीं होता है, कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं जिनका प्राइस चेंज का ज़्यादा असर होता है जिन पर, और कुछ ऐसे कमोडिटी होते हैं जिन पर प्राइस चेंज का कम असर होता है। तो ये जो हमको पता लगता है, ये हम जैसे जिस डायग्राम से पता करते हैं उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें पहले केस में क्या होगा, पहले केस में एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखा रहे हैं, और ये जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, राइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, तो उसमें चेंज 0 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। क्वांटिटी में कोई भी चेंज रहे उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईडी इन्फिनिटी निकलेगा। इस केस में जो ईडी का वैल्यू है वो हमारा इन्फिनिटी रहेगा, राइट। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा कि हमारा क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, प्राइस को वाई पे दिखा रहे हैं, और हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब हुआ कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसा अभी हमने नेसेसिटीज का बात किया था, अभी हमने नेसेसिटीज का बात किया था, नमक, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन पर चेंज का कोई असर नहीं होता है। तो इस सूरत में जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी होगा वो 0 होगा, हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला 0 हो जाएगा, प्राइस में कोई भी चेंज रहे तो 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ ईडी का वैल्यू हमारे 0 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस पर डिमांड प्राइस चेंज का कोई असर नहीं होता है, राइट। अब हम लोग 3 और केस देखेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये स्टीप कर्व है, ये स्टीप कर्व है। और जो हमारा 5वां है वो फ्लैट कर्व है, वो फ्लैट कर्व है।
अब अगर हमारा फ्लैट कर्व है तो इससे पता लगता है कि प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज से ज़्यादा है। प्राइस में जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज से ज़्यादा है। जैसे कि अभी हम लोग आलू प्याज का बात कर रहे थे, तो प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, 80-90 रुपीज़ केजी मिल सकता है, लेकिन उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होगा। तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। और इस केस में प्राइस में कम चेंज होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स। इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक। इसमें कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है, उसका सब्स्टिट्यूट है। इसमें कंज्यूमर के पास कम ऑप्शन है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इस केस में जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। मतलब अगर प्राइस 20% से बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से घट जाएगा, और अगर प्राइस 25% से घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 25% से बढ़ जाएगा। यहाँ ऊपर भी 25% रहेगा और नीचे भी 25% रहेगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ ईडी जो है वह 1 के बराबर है। इसको लेस इलास्टिक बोलते हैं या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यहाँ ईडी का वैल्यू लेस देन 1 होगा, कम असर पड़ेगा। और इस केस में हम मोर इलास्टिक या इसको और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, इसमें ज़्यादा चेंज होगा। तो अब हमने देखा कि इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके डिग्रीज के थ्रू हमको पता लग गया कि प्राइस में चेंज होने से किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में कोई असर नहीं होगा, ज़्यादा असर होगा या कम असर होगा, या इसमें जहाँ की ईडी इक्वल टू 1 होता है, जितना से प्राइस बढ़ेगा घटेगा उतना ही से क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा और बढ़ेगा। जैसे इसमें हम लीजर एंड इंटरटेनमेंट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वाटर पार्क है या ईटरीज है, पिज़्ज़ा हट है, बाय 1 गेट 1। अगर कोई वाटर पार्क है, बाय 1 गेट 1, एक टिकट खरीदिए, एक आदमी का फ्री मिलेगा। तो जिस प्रोपोर्शन में हमारा प्राइस में इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और जिस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में चेंज इन क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये जो हमारा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके थ्रू हम अच्छी तरह हमको पता लगता है कि ये जो निगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता है, लेकिन उसका डिग्री नहीं बताता है, उसका एक्सटेंट नहीं बताता है, कम असर होगा ज़्यादा असर होगा ये नहीं बताता है। इस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू हमको डिग्री के बारे में पता लगता है, राइट। अब इस एग्जाम्पल्स को, जैसे यहाँ आलू प्याज या ग्रीन वेजिटेबल्स है या उधर नेसेसिटीज़ है, लीजर एंड इंटरटेनमेंट है, और ये जो है ये एक यूटोपियन है, मार्केट कंडीशन है। जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तब हम देखेंगे इस टाइप का मार्केट फॉर्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टाइप का मार्केट फॉर्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं करता है तो लोकल मार्केट में करता है। एक पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं, 10 आलू प्याज हरी सब्जी बेचने वाला है, तो वहाँ हर एक का प्राइस सेम होता है और
डिफरेंट जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिफरेंट क्वांटिटी उसमें खरीदते हैं, ये लार्जर स्केल पर ऑपरेट नहीं करता है। तो अब इस वीडियो में हमने देखा कि इनकम के बेसिस पे हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन देखा, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, उनका इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है। फिर हमने लॉ ऑफ एक्सेप्शंस टू डिमांड देखा, फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, उस न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला, एक परसेंटेज टर्म में है, एक नंबर के टर्म में है, वो देखा हमने। और फिर हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, जो कि हमको प्राइस ऑफ द कमोडिटी और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ट्रू मेजर, सही मेजर हमको देता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का ये दूसरा वीडियो है और इसी के साथ जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियोस में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्लैरिफिकेशंस है, कोई डाउट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन. I will be glad to answer your questions. Right? Thank you.